क्वेश्चन नंबर 441 क्वेश्चन है हमारा, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 90% इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स द आउटपुट इंक्रीज बाय 75%, दिस इज अ केस ऑफ, जब हम अपने सारे इनपुट्स को 90% इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 75% इंक्रीज करता है। तो ये कौन सा केस है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तीसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, हम जिस वे में जितने परसेंटेज में हमने इनपुट इंक्रीज किया उतना ही अगर आउटपुट इंक्रीज होता तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता, अगर ज्यादा होता तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता, लेकिन ये तो कम निकला, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर 90% इनपुट इंक्रीज करने पे 20 to 25% ही आउटपुट अगर इंक्रीज होता तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन हो जाती, जहां पे जितने लोगों की जरूरत है या जितने इनपुट की जरूरत है उसके कंपेरेटिव आपने बहुत ज्यादा लगा दिया तो आपका जो फैक्टर का रिटर्न है ना उस हिसाब से आया नहीं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे 2-3 वीडियोस पहले में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अगर आपने हमारी वीडियो की सीरीज देखी होगी तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर मैं सही समझा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 442 और क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। किस मार्केट स्ट्रक्चर में एवरेज रेवेन्यू फर्म का उसके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है? पहला ऑप्शन मोनोपोली, क्या मोनोपोली में AR इज इक्वल टू MR होता है? दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है? क्या ओलिगोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्चुअली जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना उसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। और परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है किसी भी फर्म का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 443 और क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैज अ लिंक विथ। जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है ना उसका इनमें से किसके साथ लिंक है? पहला ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा ऑप्शन ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपको मालूम है ना, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब बना था तो उसके बाद SDR की जरूरत पड़ी थी और SDR कई सालों के बाद लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन करेंसीज की जो लिक्विडिटी है ना उसको बरकरार रखने के लिए किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 444 मतलब 444 क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू द ईयर। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इंडिया का वो किस सन में लॉन्च हुआ था? ठीक है, मतलब किस साल स्टैब्लिश हुआ था, मतलब इनैक्ट किया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन 1949, तीसरा ऑप्शन 1943 और चौथा ऑप्शन 1934। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1949। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू द ईयर 1949। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 445 और क्वेश्चन है हमारा, डैश refers to that portion of total deposits with which a commercial bank is required to keep with itself in the form of liquid assets। इनमें से किसको कहते हैं वो पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो एक कमर्शियल बैंक लिक्विड असेट्स के फॉर्म में अपने पास रखता है और RBI उसे कहता है? पहला ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा ऑप्शन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B दैट इज CRR एंड SLR और चौथा ऑप्शन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो नहीं सकता क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हो तो ये एक रिक्वायरमेंट, ये एक मार्जिन है जो बैंक अपने पास रखता है और ये कैश के या लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में नहीं होता, ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होता है जो लोन के फॉर्म में बांटा नहीं जाता। मतलब अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हो तो बैंक अगर आपको 60 to 65 लाख रुपीस दे रहा है तो वो आपका लोन हो गया और जो बचा 35 to 40 लाख वो उसका मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये तो नहीं हुआ। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो एक कमर्शियल बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है, उसका जो भी प्राइमरी डिपॉजिट आता है उसका। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 की, तो सीआरआर हो गया 3%, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की बहुत दुर्गति हो गई है बहुत बुरी तरीके से। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने सीआरआर जो है वो 3% कर दिया। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो refers to that portion of total deposits which a commercial bank is required to keep with itself in the form of a liquid assets. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, और क्वेश्चन है हमारा द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ना, उसकी प्रेजेंट मेंबरशिप कितनी है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 148, दूसरा ऑप्शन 177, तीसरा ऑप्शन 189 और चौथा ऑप्शन 149। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 189। द प्रेजेंट मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एज ऑन अप्रैल 2020 इज 189 मेंबर नेशंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447 है, और क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में कब आया? ठीक है, वी हैव 4 डेट्स, 4 दिनांक दिए हुए हैं हमें, और हमें बताना है कि किस डेट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1995, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1991, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2001 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1996। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1995 को द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन, इट्स फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, दूसरा ऑप्शन, इट फंक्शंस एज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तीसरा ऑप्शन, it is a reservoir of the currencies of all the member nations, और चौथा, it grant loans for financing current transactions। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो फंड है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है वो नहीं प्रोवाइड कराता, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट देता है। और जितने भी मेंबर नेशंस हैं ना, 189 मेंबर नेशंस हैं, उनका एक रिजर्व, जैसे हम अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक अपना कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक में जमा करता है और सेंट्रल बैंक कुछ पोर्शन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जाकर के जमा करता है। तो ऑप्शन सी उस हिसाब से सही है। और तीसरा कह रहे इट ग्रांट लोन्स फॉर फाइनेंसिंग करंट ट्रांजेक्शंस, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो एक्चुअली में नहीं है फंक्शन, वो है ऑप्शन बी, इट्स फंक्शन एज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन 449, क्वेश्चन है हमारा MTA स्टैंड्स फॉर। MTA का फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन म्यूचुअल ट्रेड अग्रीमेंट्स, दूसरा ऑप्शन मल्टीपल ट्रेड अग्रीमेंट्स, तीसरा ऑप्शन मल्टीलेटेड ट्रेड यूनियन अग्रीमेंट्स और चौथा ऑप्शन मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, MTA stands for multilateral trade agreements. Option D is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450, और क्वेश्चन है हमारा द प्रेडेसेसर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका प्रेडेसेसर कौन था? ठीक है, वी हैव 4। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में जाकर के नाम चेंज हुआ था ना, 1 जनवरी 1995 को। अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस डेट को स्टैब्लिश हुआ था। उसका एक्चुअली में पहले वो कुछ और था, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया था, और जब नाम चेंज हुआ तो 1 जनवरी 1995 को वो एग्जिस्टेंस में आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडेसेसर कौन था? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, GATT, IBRD या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, GATT। GATT स्टैब्लिश हुआ था पहले और वो सही हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाया, तो उसके कुछ पावर्स को चेंज किया गया, उसके वर्किंग्स को चेंज किया गया, उसके नाम को चेंज किया गया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 1995। आई जस्ट नंबर 451, और क्वेश्चन है हमारा NDP डज नॉट इंक्लूड। NDP में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता? NDP का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है NDP इज इक्वल टू GDP माइनस
डेप्रीसिएशन। तो हमारा सवाल पूछा गया है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा पेमेंट मेड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा ऑप्शन डेप्रीसिएशन अलाउंस, तीसरा ऑप्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और चौथा ऑप्शन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रीसिएशन अलाउंस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 452 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। इनमें से कौन सा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज जीएनपी में इंक्लूड नहीं होता। जीएनपी का फुल फॉर्म इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोहन परचेजेस अ शर्ट टू वियर, दूसरा ऑप्शन है शिवानी परचेजेस अ न्यू मर्सिडीज बेंज ऑफ एस क्लास, तीसरा ऑप्शन है यस बैंक परचेजेस न्यू कंप्यूटर्स फॉर इट्स बिजनेस और चौथा ऑप्शन है इतिशा ग्रोस तुलसी प्लांट इन हर होम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इतिशा ग्रोस तुलसी प्लांट इन हर होम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 453 और क्वेश्चन है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज। फुल एम्प्लॉयमेंट वो लेवल है जिस लेवल पे जहां पे क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है विच देयर इज नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन लीस्ट सप्लाई ऑफ लेबर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है ना वो नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 454 और क्वेश्चन है हमारा इन विच सेक्टर द इंडियन इकोनॉमी विल बी फाइंड अ हाई रेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के किस इंडिया के किस सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर में सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा ऑप्शन है सर्विस सेक्टर और चौथा ऑप्शन है माइनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 455 और क्वेश्चन है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इनमें से किसके कंपेरेटिव एक ब्रॉडर टर्म है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों से ब्रॉडर टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 456 और क्वेश्चन है हमारा इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटमेंट होता है उसमें करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, तीसरा ऑप्शन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट करंट अकाउंट इंक्लूड्स गुड्स एंड इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज। हमारा अगला क्वेश्चन 457 क्वेश्चन है हमारा सर्विस टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। सर्विस टैक्स इनमें से किसका एक इंस्ट्रूमेंट है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फिस्कल पॉलिसी। सर्विस टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्योंकि सर्विस टैक्स के बेसिस पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है और गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 458, और क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफर पेमेंट्स आर, इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट्स है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट मेड बाय वन सेक्टर टू अनदर, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, और चौथा रीपेमेंट ऑफ लोन। तो पेमेंट ट्रांसफर आर ऑप्शन सी, पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न सर्विस, इसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, जहां पे हमने कुछ भी अगर पेमेंट किया तो बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन 459, क्वेश्चन है हमारा इन द टर्म्स ऑफ ओवरसीज शिपिंग टनेज इंडियाज रैंक। अगर हम ओवरसीज शिपिंग टनेज की बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक है वो कितने नंबर पे आता है? पहला ऑप्शन है 17th रैंक, दूसरा ऑप्शन है 10th रैंक, तीसरा ऑप्शन है 15th रैंक, और चौथा ऑप्शन है 27th रैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द टर्म्स ऑफ ओवरसीज शिपिंग टनेज इंडिया रैंक्स 17th। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंडिया का रैंक 17th रैंक है इन द टर्म्स ऑफ ओवरसीज शिपिंग टनेज में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन द इंडियन रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, दूसरा द इंडियन रोड नेटवर्क्स कनेक्ट अराउंड 65% ऑफ ऑल वेदर रोड्स, तीसरा द नेशनल हाईवे कैरी मोर देन 40% ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक, और चौथा ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर रनिंग इन प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इन प्रॉफिट्स। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, जो हमारे स्टेट का बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाता। ज्यादातर टाइम बिजली चोरी होने की वजह से या किसी न किसी रीजन की वजह से लॉस ही में रहता है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया था मोस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आर रनिंग इन प्रॉफिट। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।